बनारस कहना चाहिए कि मशहूर तो काशी विश्वनाथ मंदिर और हमारी रिलीजन की वजह से है। देश को चला जाएगा। 5 मिनट वेट करो, 5 मिनट वेट करो। अजीत सिंह नाम है। अच्छा प्यार उसको हम लोग कुदरा नरेश। अच्छा 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 क्यों? अच्छा, ओहो, आपको तो गिरने का शौक है। नहीं, आपको थोड़ी एक सेट ऑफ राइडिंग गियर्स अलग से क्यों? वो क्यों? तो क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है अपनी एक नई वीडियो में। और आज हैं अपने साथ एक शख्सियत, आपको मिलवाते हैं और इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रो देते हैं। ये दिल्ली से हैं और ये गॉड्स ग्रुप के मेंबर भी हैं। और आप आइए, आपको मिलवाते हैं इनसे, दीपक सर से। और इनके एक और नाम है माउंटेन मैन, और बजाज की जो डोमिनार है इनकी वजह से कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गई। तो आइए अब मिलवाते हैं आपको उनसे। तो बस कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला अपना लाइव सेशन और चिट चैट। ये देखिए भीड़ आ चुकी है अपनी बाइक्स यहाँ, और अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं। ये आ गए अपने जीतू भाई, ये अपनी GS RC और अपनी वर्सेस। ये देखिए, ये है अंदर के नज़ारे। कॉन्डिंग में उस पे नहीं लगा कि बोले कि या तो मर जीपा या फिर तू गाड़ी भेज दा। उसमें ABS नहीं था। ABS नहीं, उसकी टायर और कॉर्नरिंग टायर भी उसके बने। ये कॉर्नरिंग नी टच वाली इनको चाहिए थी, तो उसके फुटरेस्ट और लेग तो कॉर्नरिंग तो नी टच तो इस पे भी नहीं उससे भी नहीं था। इसमें ऑफ-रोडिंग नहीं, नहीं हो इस पा पे रही कम थी, से कम इस पे भी। ये गाड़ी सेल्फ बैलेंस है, इसके लिए अच्छी है बहुत नहीं, ये। ये गलत ख्याल है सेल्फ बैलेंसिंग। कोई सी गाड़ी सेल्फ बैलेंसिंग नहीं, मतलब इसमें कम से कम इतने सारे मोड है कि आपको जल्दी गिरने नहीं देगी। इलेक्ट्रॉनिक्स विल नॉट मेक यू अ गुड राइडर। इलेक्ट्रॉनिक्स विल डिप्राइव यू ऑफ योर राइडिंग स्किल्स। ये मेरा मानना है। आई एम ओल्ड स्कूल। ABS मेरे पास फर्स्ट जन की हायाबुसा है, ABS नहीं है। आप रेस लगाओ चाहे लगा, नहीं चलना चाहे चलो। Why do you need brakes? ब्रेक्स तब चाहिए होती है जब आप एक्सेस में स्पीड चलाएंगे, पैनिक करेंगे। अगर आप आराम से चल रहे हैं, आप 200 पे भी चलिए, आप विजन अगर लंबी रखे हैं चलते रहिए, क्या दिक्कत है? थ्रॉटल छोड़िए, इंजन अपने आप स्लो डाउन करेगा। तो ये लोग तो है, इन जैसे लोग तो, कौशिक जैसे लोग तो क्या, इनका क्या जा रहा है? सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। ये भी लाइव हुआ है। ये लाइव है। नहीं भाई, लाइव इसको लेना ना ले। इसको मार्केटिंग स्किल Now you have the best machine possible. You can't imagine what this machine can do. I was riding this machine in New Zealand. So मैंने ट्रेनिंग दी इस मशीन पे, एक दो लिया। वो बोले आपको ट्रेनिंग चाहिए नहीं सर, आप कहाँ हमारे परेशान करना है। This is one of the finest machines. Without हम तो देसी आदमी, हमें मोड आता नहीं है, बस रेस दे दो चलते हम चला रहे। बट दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मशीन। इसके लिए एक और रिक्वेस्ट करूँगा, डू लेवल 1 एंड लेवल 2 ट्रेनिंग। उसके बाद ये यहाँ कोई बनारस में आपको पकड़ नहीं पाएगा, ये गारंटी हमारी इस मशीन। BMW ही ट्रेनिंग देता है, नहीं तो कभी मैं नाम भेज दूँगा आपको। शाहनवाज करीम है जो उनका ट्रेनर, तो कैंप्स होते हैं। हाँ, तो उसका 1-2 ट्रेनिंग अटेंड कर लें, उसके बाद ये पीस ऑफ केक लगेगी आपको मशीन। तब पता चलेगा कि इस मशीन की असली वो क्या है। अभी तो क्या है, आप सिर्फ बैठ के ये चला लो या 100 cc चला लो, एक बराबर। अभी इसके स्किल्स आपको पता ही नहीं क्या है। जो माइंड रहेगा ट्यून कर देगा बिल्कुल। और आपका फैट बॉय के साथ एक्सपीरियंस? एक्चुअली मैं मतलब ऐसे राइडर नहीं हूँ। हाँ, बाइक बहुत अच्छा लगता है और मेरा प्रोफेशनल बाइक, मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ। ट्रैवलिंग भी मेरा, जैसे यहाँ से पटना भी हुआ, यहाँ से लखनऊ हुआ, मतलब 200-400 किलोमीटर देखो हो तो मैं बाइक ही प्रेफर करता तो हूँ। आप बाइकर ही हैं? मतलब मुझे ऐसे पर्टिकुलर एक इंटेंशनली, हाँ, मेरा डेली रूटीन है कि मुझे बाइक चलाना अच्छा लगता है। जो यहाँ सड़क पे चलते थे ना, वो बाइकर ही हैं। हेलो, ये तो एक टर्म हो गई है कि यार जो बस कम्यूटर वाला एक बीच में शब्द है। हमने अपना एक प्लान बना लिया, भाई बाइकर हो गए। फैट बॉय है, हिमालयन है, 200 है, अच्छा, BMW 310 है। अच्छा, कभी किसी को हम एंजॉय करते हैं। और हमें तेज चलाना है एकदम पसंद है।
नहीं मेरे हिसाब से तेज और स्लो कुछ नहीं होता। नहीं, बाइकर मतलब- का अपना टेम्परामेंट है। वो नहीं, temperament कंफर्टेबल एट 40, राइट एट 40। नहीं वो बात ही नहीं है। मतलब मेरा सेंस यहाँ पे ये था कि जब हम बाइकिंग करते हैं तो हम नेचर के साथ जुड़ने के लिए बाइकिंग करते हैं, और अगर हम बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं तो एक्चुअली हम अपने लिए भी पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, दूसरे के लिए भी कर रहे हैं, और हम नेचर का लुत्फ ही नहीं ले रहे हैं। अगर गर्मी है तो गर्मी को झेले, बरसात में चला रहे हैं तो बरसात को महसूस करें। दूर हो जाएगा, आवाज नहीं महसूस करना चाहेंगे तो हमें मतलब हमें एक अच्छे पेस पे चलना होगा। हम अगर तेज चलाएंगे तो हमेशा यही लगेगा कौन आ रहा है, कब रुकना है। वो ब्रेन को ज्यादा तो इसलिए वो बाइकिंग का जो मस्ती है वो कहीं ना कहीं हम जर्नी मेरी तो क्लासिक 350 है, वन एंड ओनली। तो डेली कम्यूटेशन अगर करना हो एज ए कम्यूटर, वो भी उसके लिए भी, और जैसे ट्रिप वगैरह जाना होता है तब भी उसके लिए भी मैं वही यूज करता हूँ। हमारे पास थंडरबर्ड 350 है, जिससे पूरा इंडिया में कर चुका हूँ, 1.25 लाख किलोमीटर कर चुका हूँ। स्टॉक इंजन है, 50 प्लस की एवरेज। 1 लाख इनका भी ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम ही है। 20 टाइप की है मेरी, 16 मार्च 2010। मेरी 2009 की है, अप्रैल की। तो क्लासिक उसी समय शायद लॉन्च नहीं हुई थी, तो पिताजी ने बोला बेटा यही ले लो, वही डैड गिफ्ट वाला जो नहीं है, वही चीज़ है। उसी से अपना जो भी ट्रिप वगैरह है अपना हम लोग वही चल रहा है। आपके पास क्या है? मेरे पास एफजेड है। वीडियो It's a good machine. Actually, it's a good machine. मेरे हैं मैंने किया 7-8 बार यहाँ से दिल्ली का राइड किया है, मसूरी, देहरादून में सारा Scooty is also competent enough to do any ride. मेरे पास इंक्वायरी आती है सर इससे मैं यहाँ चला जाऊँ, मैंने कहा भाई किसी से शट ऑफ व्हील्स है, जहाँ मर्जी जाओ मशीन के हिसाब से आप उसको control करो। इसमें माइक लगा सकते हैं। वो बैग वहाँ पे बोया। आपके पास क्या है? मेरे पास KTM RC 390 है। 390 RC है, वो तो फिर लॉन्ग डिस्टेंस तो कम करते होंगे आप। नहीं मैंने बहुत किया। RC 390 कमर ठीक है। मेरे फर्स्ट क्लास Good, good. प्रैक्टिस में वो लद्दाख भी मारा उससे। उसी है तो अब हमारे लिए तो ज़रा कम है। हैबिट की बात है। शुरुआत में मैंने जब शोरूम से बाइक उठाया था ना, मुझे लगा कि यार मैंने गलत बाइक ले ली। 2-3 दिन की राइड से मालूम चला कि मैंने गलत बाइक ले ली, बट जब एक हैबिचुअल हो गया ना, हाँ वो तो है। फिर कंफर्टेबल हो जाता है। अभी तो 10-15 साल हैं आप। ऑफ रोडिंग भी काफ़ी किया। हाँ, लोग देखते हैं तो कहते हैं यार पैनिक नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, मशीन में तो दिक्कत नहीं है। प्रॉपर सेट ऑफ व्हील्स लगे हों, टाइप ऑफ व्हील्स लगे हों, सही है। वो तो 390 मेरे पास आया। ड्यूक 390 है जो मेरी सिर्फ हर साल लद्दाख या जंस्कार या उसके लिए निकलती है। So, वंडरफुल, बहुत अच्छी मशीन है, सबसे बड़ी। वंडरफुल मशीन, वैल्यू फॉर मनी है। बिल्कुल, Value for बिल्कुल, money है। वो उसके लिए है कि जिसको चाहिए ना, वो क्या कहते हैं, एड्रेनलिन एड्रेनल रश चाहिए तो वो मशीन है। बिल्कुल। वो मशीन है, वो 40 पे नहीं चलती, 40 पे हो जाती है। हाँ 70 से ऊपर चलो लाजवाब मशीन है। गुड। आपके पास कौन सी है? थोड़ा रहता है, स्किड करती है। वो ब्रेक स्किड करती है, तो आप ब्रेक ज़्यादा लगाते होंगे या उसके अंदर एयर होगा लाइन में। लाइन नहीं है, ज़्यादा अप्लाई करते हैं। हाँ, सो फ्रंट ब्रेक इज़ ऑलवेज जस्ट उंगली से आपको जस्ट टच एंड लीव फ्रंट ब्रेक। सो आप मेजर रिलाइंग फ्रंट ब्रेक पे रखते होंगे, पिछला लगाते ही नहीं होंगे आप। सो पिछला 70-30 के रेशियो में लगती है। पिछला ब्रेक गाड़ी को बैलेंस रखने के लिए लगती है, पिछले से ब्रेक गाड़ी रुकती बहुत कम है, वो बैलेंस रखने के लिए स्किड ना करे, तो वो फ्रंट ब्रेक थोड़ा सा कम करिए। गुड। आप? सर जिक्सर है, हाँ। क्लासिक 500, इंटरसेप्टर 650। सो इंटरसेप्टर की क्या रिपोर्ट है? सर सॉरी इंटरसेप्टर कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल, वो तो फिर वही कमर झुकाएगी, कमर झुकाएगी। इंजन तो लाजवाब है। वो इंजन अच्छा है, हाँ। बट चलाने मजा 500 ही आता है वो। नहीं, आप उसका हैंडल बदल लो, हाँ ये आप कैसे हैंडल बदल लो, यू विल लव दैट मशीन। नहीं अभी हम लोग ने अभी वो ऑफ रोडिंग सेशन किया था, तो उसकी चैसी सपोर्ट करती है ऑफ रोडिंग वगैरह भी, मतलब ठीक है, बैलेंस्ड अच्छा है। ठीक है, बट 650 आपको लॉन्ग रन के लिए अच्छी Touring के मशीन है। लिए। टूरिंग के लिए इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट मशीन, वैल्यू फॉर मनी है। 500 ज्यादा पसंद आती है। अब वो देखो Tractable सबको अपना वो जो ट्रैक्शन मिलता है उससे, आप यूज टू हो गए उस मशीन के, आपको उससे प्यार हो गया है। ये कैसे? अदरवाइज 650 एक बार आप लॉन्ग डिस्टेंस जाएंगे, मैं तो एक ही बार जब लॉन्च हुई थी तब लेकर गया था कंपनी से मशीन, 3500 किलोमीटर धारचूला एंड नारायण आश्रम सब उसी से करके आया था, अकेले आया था, कोई दिक्कत ही नहीं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास मशीन है। ट्यून्ड इंजन है, 130 क्रूज करो आप, कुछ नहीं कहती मशीन। गुड गुड। आपके पास, आपकी तो देख ली मैंने, अब लाजवाब मशीन है आपके पास। आपके पास क्या है जी? क्लासिक 350 और एक KTM 390।
KTM 390 कैसी चल रही KTM? बढ़िया है ना? गुड 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 गुड। वो कितनी चलाई है? अभी तो 1500 चली है। अरे अभी तो नया बट उसको डोंट यूज़ इट, वो एड्रेनल रश वाला वो क्योंकि मैंने बहुत KTMs देखी हैं जो उसको मिस यूज़ करते हैं। यूज़ करो टू योर एबिलिटी और उसके लिए, तो वो जब चाहिए तो 150 भी भगाओ, लेकिन नहीं 150 तो सोचते हैं कि नहीं भगाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, कभी कभी मैं मान नहीं सकता कि सोचते नहीं होंगे या भगाते नहीं होंगे। हम भी आप ही के दौर से गुजरे हैं और आज भी हम 200 भी करो। पलटने का रिकॉर्ड इन्हीं का है। ये धरती से जुड़े लोग हैं। के सारे गियर्स टेस्ट यही करते हैं। अच्छा, तो ये क्यों गिरते हैं? हेलमेट चेक यही करते हैं कितने डिग्री ये प्रोडक्ट की वैल्यू होती है ना। नहीं, गिरते क्यों हैं? क्यों गिरते हैं ये कोई नहीं बता सकता। कॉर्नरिंग करते हैं ना जब तो गाड़ी स्किड कर जाती है। तो कॉर्नरिंग करते हैं। मैं बताता हूँ आपके कॉर्नरिंग के लिए, इफ़ यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ टायर्स यू हैव ऑन योर मशीन्स, फ्यू टायर्स विल नॉट सपोर्ट कॉर्नरिंग एट ऑल। इनके साथ एक और प्लस पॉइंट है, ये ऑफरोडिंग टायर पे कॉर्नरिंग करते हैं। लेकिन गोटी वाले सो वो तो फिर गिरेंगे ही गिरेंगे। उसकी एक लिमिटेशन है, बाइक आपको बताएगी कि कहाँ तक आप कॉर्नरिंग कर सकते हैं, उसके आगे बाइक निकलना शुरू करेगी। बस आपकी लिमिट वो है उस टायर पे। कोई निकलते हाँ, सो वो आप सोचते नहीं अभी और कर लेंगे। वाला तो दूसरा था, तो आपने हमसे पूछा था कि जयपुर था। नहीं, वो तो आपने हमसे पूछा था कि नया टायर कौन सा डलवाएं, 10 मिनट बाद आप जा चुके थे। और फिर ठंडे टायर पे कॉर्नरिंग करेंगे तो वो ग्रिप नहीं करेगी, सपोर्ट ही नहीं करेगी आपको। जितना ठंडा टायर होगा आपकी ग्रिप रोड की बनेगी ही नहीं। तो टायर चलाएं 20-50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, उसके बाद खेलें उससे फिर, या फिर पहले टायर वार्मर्स लगाएं और निकलते ही कॉर्नरिंग करें, जो कि वो रेस ट्रैक वाले करते हैं। सो टायर नीड्स टू बी वार्म, उसके बाद ग्रिप आएगी। या फिर सॉफ्ट रबर टायर लगाएं, वो थोड़ी से टाइम में गर्म हो जाता है, तो उस पर करें। तो टायर में नाइट्रोजन डलवाना बढ़िया रहता है कि देखो जी, मैंने तो आज तक नाइट्रोजन डलाया नहीं। हकीकत ये है, मैं पैसे बहुत ज़्यादा नहीं खर्च कर सकता, बहुत कंजूस हूँ, बहुत मेहनत से पैसा कमाया हुआ है। 50 रुपये नाइट्रोजन से शुरू हुआ था, तो वो हमने तो तब से डलाया नहीं, आज तक वही चला रहे हैं नॉर्मल। यहाँ से लद्दाख लेके गए थे जब गाड़ी अपनी, नाइट्रोजन डला के ले गए थे, ना तो कोई पंचर हुआ, ना तो कोई दिक्कत आई। अब भाई साहब आज तक नहीं टायर गर्म नहीं, एयर प्रेशर कितना रखा था, कभी चेक करा था? 35 रास्ते में चेक करा था? रास्ते में, हाँ, जैसे 100 किलोमीटर। लद्दाख में चेक करा था एयर प्रेशर? लद्दाख में नहीं। तो आपकी किस्मत ही अच्छी थी वाकई में। लद्दाख में आपका एयर प्रेशर 60 होगा, अप हो जाता है वहाँ पे। आप हो जाता है। वहाँ चेक करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, कोई बताता ही नहीं है कि यू हैव टू चेक द एयर प्रेशर एज पर दी वेदर, एज पर दी हाइट। नहीं करेंगे तो वो आप कभी भी आप गिरे नहीं, ये आपकी भी किस्मत अच्छी है। क्योंकि 60 के प्रेशर पे अब आप सोचें कॉर्नरिंग कर रहे हैं या मोड़ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यू हैव टू चेक योर एयर प्रेशर एज पर दी वेदर, एज पर दी हाइट, एज पर दी टेम्परेचर्स। नहीं, ये क्वेश्चन जैसे बहुत लोगों में आता है, मतलब जैसे ये नाइट्रोजन डलवाएं कि नॉर्मल। ये देखिए, मैंने नाइट्रोजन नहीं यूज़ करी तो इसलिए मैं कमेंट नहीं कर सकता। कहते हैं बट पंचर तो नाइट्रोजन वालों का भी मैंने देखा है। पंचर तो उनका भी होगा। तो होता है एक्चुअली, उसमें लीकेज बहुत कम होती है। अच्छा, एक बार मैं डलवा चुका हूँ, एक्सपीरियंस थोड़ा सा है उसका। मैंने देखा था जब नाइट्रोजन पड़ा हुआ था, पंक्चर था मेरी गाड़ी में, मैंने लीकेज कम थी। नाइट्रोजन वापस डलवाया था। हाँ। टायर निकाल के चेक कर रहा था बंदा, तो उस टाइम जब उसने पानी डाला ना तो लीकेज जो था बहुत नॉर्मल था। हाँ, और जब उसने पूरा वॉश आउट कर दिया एयर अंदर से, जब नॉर्मल एयर डाला ना उसने, सेम पंक्चर में एयर प्रेशर गजब, मतलब बहुत स्पीड से निकल रही है। तो कुछ तो फायदा होगा जरूर भाई। हमने तो पैसे लगते थे, हमने नहीं डलाया। नाइट्रोजन पॉइंट ये है कि एकदम अगर बढ़िया आपने रहता है। नाइट्रोजन डलाया है तो वो अगर 25 दिन चल रहा है, नॉर्मल एयर में वो 10 दिन चलेगा। बेनिफिट ये है। तो हमने तो अपना कारण बता दिया आपको। और मेरा 51,000 किलोमीटर की जर्नी में कोई पंचर नहीं था, कोई नाइट्रोजन नहीं डलाया। मैं लद्दाख कर चुका, कभी पंचर, टच वुड, आज तक मेरे को गाड़ी ने, बाइक ने पंचर की वजह से कभी सड़क पे नहीं खड़ा करा। इतने लाखों किलोमीटर में मेरी बाइक कभी कभार कोई मांग के ले गया, उसको ज़रूर खड़ा कर दिया उसने, शर्तिया खड़ा कर दिया उसको। ट्यूब टायर में भी आपके साथ ऐसा हुआ है? ट्यूब टायर में भी मेरे को आज तक पंचर नहीं हुआ, कभी नहीं पंचर हुआ। मैं उस पर पूरा इंडिया सब परेशान है कि यार तुम घुमाते हो तो पंचर होता नहीं तुम्हारा। ट्यूब टायर में भी नहीं, लक नहीं, इट इज़ नॉट लक। पहली चीज़, सर्टेन प्रिंसिपल्स, आई नेवर गो टू द एक्सट्रीम लेफ्ट।
अगर 3 लेन है तो आई विल बी इन द सेकंड लेन, लास्ट लेन में मैं सबसे वर्स्ट कंडीशन में जाऊँगा। आई विल नॉट राइड इन द लेफ्ट, आई विल नॉट राइड इन द एक्सट्रीम राइट। तो सबसे ज़्यादा कचरा वहीं होता है, ठीक है। सेकंड, आई कीप एयर प्रेशर, मैं आई डोंट एडवाइज़ कि आप एयर प्रेशर इतना रखें। मैं एयर प्रेशर रिकमेंडेड से 5 से 7 पाउंड ऊपर रखता हूँ, अप रखता हूँ, ताकि वो बाइक हवा में निकल जाए। सो उससे मेरा एयर अपना पंचर की पॉसिबिलिटी कम है, फिर माइलेज भी ज़्यादा आती है। हाँ, माइलेज भी ज़्यादा आती है। हाँ, थोड़ी सी बबलिंग बढ़ जाती है एंड गिरने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। यस, कम हो जाएगा। तो ये कारण है, मैं तो यही समझ पाया, बिकॉज मेरे पास कंफर्म्ड एग्जांपल है कि हम 3 बाइक्स गई थी आर्कटिक टू अंटार्कटिका में, सेम मैन्युफैक्चरिंग लॉट की तीनों बजाज डोमिनार थी, सेम हमने वेदर कंडीशंस में राइड करी, सेम हमने डिस्टेंस कवर करा, सेम रोड्स कवर करी, सेम टेरेन था। जब फर्स्ट हमने टायर डाल्टन और डैम्पस्टर करने के बाद बदला, 8,500 किलोमीटर के बाद बदला था, तो जहाँ से बदलवाना था उससे 250 किलोमीटर पहले एक बाइक को हमको ट्रक में ले जाना पड़ा। उसका टायर इतना ख़त्म हो गया था, पंचर ही पंचर थे। दूसरी बाइक में भी तब तक करीब 16-17 पंचर्स थे 8,500 किलोमीटर में, और मेरी बाइक में 51,000 किलोमीटर में नॉट इवन अ सिंगल पंचर। 8,500 किलोमीटर पे जब टायर बदला था तो वो बोले आप क्यों टायर बदलवा रहे हैं, यू हैव 60% ऑफ द टायर लेफ्ट। तो क्या कारण है, मैं तो नहीं समझता। तीनों के सेम टायर थे, सेम ब्रांड थे, सेम ईयर थे, सेम सप्लायर था, सेम लॉट था, तो कुछ तो कारण होगा ना। तो मैं तो यही समझ पाया, मैं एयर प्रेशर ज़्यादा रखता था, वो दोनों बाई दी बुक जाते थे कि अगर 25 लिखा है तो 25 ही डलाएंगे, 26 नहीं करेंगे। सो आई ऑलवेज यूज टू कीप 7 to 8 पाउंड एक्स्ट्रा। अच्छा, वो जो एक एक्सीडेंट हुआ था बीच में आप लोग, हाँ, वो कैसे हुआ था? वो एक्सीडेंट ऐसा हुआ था कि संडे को जब हम घूम के आ रहे थे तो हम सब निकल गए थे, 2 राइडर्स पीछे थे, वो उसको एस्कॉर्ट करके ला रहे थे। वो जब रेड लाइट पे आया तो अभी मेरी येलो हुई है, तो वहाँ पर सामने वाले की रेड ही रहेगी एंड दे कैन नॉट मूव ऑन रेड एट एनी कॉस्ट। वहाँ लेडी ने टर्न ले लिया रेड पे ही, हमारी इधर की येलो देख के, एंड वो ऐसे था और उसने टी बोन हिट करा उसको, बाइक को। सो वो केस चल रहा है, अभी इंश्योरेंस क्लेम आएगा उसका, एंड इट हैज़ बीन प्रूव्ड कि शी वाज रॉन्ग। सो वहाँ भी तो आप लोग को इंडियन वर्कर्स मिले बढ़िया एकदम? नहीं, मैं आई वॉज इन कनेक्ट विद देम। 4 साल से मैं उन सब लोगों को जानता था। सो मेरे फ्रेंड्स ही थे जिन्होंने होस्ट करा था हमको। 16 दिन हम उन्हीं के साथ उनके घर पे रहे, उन्हीं की वर्कशॉप में हमने बाइक अपनी खुद ठीक करी, सब कुछ। तो बाइकर्स एक अच्छी, मैं कहता हूँ प्रजाति ऐसी है कि वो आ जाते हैं कुछ लोग हम में से भी गंदे हैं, लेकिन मोस्टली अच्छे हैं, मोस्टली अच्छे हैं। आई वुड से मोस्टली अच्छे। आप अच्छे तो जग अच्छा। हाँ, आप अच्छे तो जग अच्छा, हेल्प मिल जाती है। और हम मेरे ख्याल से एक मोबाइल कम्युनिटी में सबसे अच्छे ऐसे हैं कि अगर बाइक रास्ते में खड़ी हो गई तो ज़रूर बाइकर रुक के पूछेगा भाई कोई हेल्प तो नहीं चाहिए। कार वाले को कोई कभी नहीं पूछेगा। तो टायर का तो यही है। और प्लस आप तो टायर का टाइप, बटन टायर्स पे नेवर डू कॉर्नरिंग, लिमिट में। कॉर्नरिंग करके हासिल क्या होगा, फिर रेस ट्रैक पे आओ, फुल कॉर्नरिंग मिलेगी। नी डाउन पूरा टच करो, रेस शूट पहनो और नी डाउन करो, वहाँ अपना कीड़ा सारा अच्छी तरह से करो। भाई लाइफ इज़ प्रेशस। ये था कि मैंने जितनी बार भी गिरा मैं प्रॉपर गियर अप था, तो स्क्रैच भी एक्चुअली नहीं है। तो आप तो जीते जाते एग्जाम्पल है ना कि यू हैव टू राइड रिस्पॉन्सिबली, राइडिंग गियर्स पहन के चलेंगे तो आप एग्जाम्पल है कि चोट नहीं लगी। बता दो। वहाँ भी गिरे, ये भारत के कोने कोने में गिरे, मतलब नॉर्दर्न मोस्ट कोना कारगिल है, वहाँ पे इन्होंने अपना दिया हुआ है, पप्पा लगाया हुआ है। जो वेस्टर्न मोस्ट है जैसलमेर, अच्छा वहाँ पे लगाया हुआ है। अरे कौशिक ना वही है, प्रेम शायद वही हो गया, ढूंढ रहे। ओ अच्छा, बंद हो गया शायद, देखना है, मैं खोल देता हूँ। कैसे हैं, आपका नाम? विशाल। हाँ जी, आपके पास क्या है? सर मेरे पास बुलेट 350 है। बुलेट 350 है तो लाजवाब तो गाड़ी है यार। आप तो कह रहे हैं नहीं, शानदार। हाँ अरे ये तो अच्छा नहीं, गिरेंगे शह सवारी मैदान जंग में, वो तिफ्र क्या जाने जो घुटनों पे बल चले। सो गिरना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, गिर के उठना इज़ इम्पॉर्टेंट।
सो गिरने से नहीं नहीं सो गुड हैप्पी वही होगा हेलो गुड हैप्पी विद द मशीन यस सर गुड हम तो उससे बहुत सर्टिफाइड गुड लेकिन अभी बेनेली लेनी है बनेली लेनी है बेनेली के लिए अच्छा मतलब कोई कारण खास और उसकी आवाज़ पसंद आती होगी हाँ साउंड के लिए नहीं मशीन तो अच्छी है मगर सर्विस सपोर्ट नहीं सही नहीं है अच्छा नहीं है अच्छा इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं आज सर्विस सपोर्ट इंजन में भी प्रॉब्लम समझ जाता है अक्सर हम देखते नहीं वो देखिए मशीन कोई गंदी नहीं है आप मुझे बता दीजिए कि साहब मेरा एक्सपीरियंस इस मशीन के साथ है वही मशीन आप मेरे को दे दीजिएगा मैं चलाऊंगा उसको मशीन नहीं है हाउ यू यूज़ दैट मशीन आप मशीन को यूज़ कर रहे हैं या एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो उसके ऊपर फ़र्क है मशीन तो सारी नहीं तो आप और मैं नहीं मशीन बना लेते कोई भी कंपनी बनाती है तो करोड़ों रुपए लगाती है रिसर्च में तब मशीन आती है इंजीनियर्स पूरे लगे हुए हैं। सो मशीन नहीं है गंदी वो बनेली बहुत अच्छी मशीन है उसका सपोर्ट सिस्टम वीक है यहाँ बनेली का इंजन मैं बनेली के आपको राइडर कम्युनिटी से मिलवा दूंगा अगर फिर भी लेने की इच्छा है ही विल गाइड यू वो बनेली आज भी बड़े प्यार से चला रहे हैं 6 साल से सो बनेली का सपोर्ट थोड़ा सा है सपोर्ट के लिए मैं आपको मिलवा दूंगा पुणे में एक हैं जो बनेली को 6 साल से चला रहे हैं एंड सपोर्ट कर देंगे बट और अच्छी मशीन है वाई बनेली आवाज़ तो आप साइलेंसर लगा लेना बड़ी जल्दी आप यकीन समझ लीजिएगा कि आप वो साइलेंसर लगा नहीं पाएंगे ये पैन इंडिया हो जाएगा आपको उतारना ही पड़ेगा साइलेंसर वो तो क्या फ़ायदा तो सोच समझ के लगाएं तो आपके पास क्या है जी RTR 180 गुड अपाचे है ना हाँ अपाचे का मैंने नहीं चलाया यूज़ करा बट माई यंगर सन्स फ्रेंड हैड बैड एक्सपीरियंस विद अपाचे अच्छा आई डोंट नो ही माइट बी राइडिंग रॉन्ग क्या है तो वो खुश नहीं था बट आई हैव सीन अपाचे RTR 180 के बड़े अच्छे यूज़र्स भी मिले हमको तो हमने किए हैं छोटे मोटे राइड्स जैसे अभी रिसेंट उससे नेपाल गया था फर्स्ट राइड उससे वहीं पे था कब गए थे नेपाल आई थिंक 2018 अच्छा 18 में मैंने कहा जनवरी में इस बॉब MC में गए थे क्या ना हाँ जनवरी में आई वाज देयर इन बॉब MC सो मेरा डोमिनार वहीं था बॉब MC में अभी रिसेंट नहीं तब तक जानते नहीं होंगे ये हमको तो मोटरसाइकिल ज़रूर हमारी देखी होगी नीले रंग की डोमिनार थी जिस पर पैनियर्स लगे थे उस पर आर्कटिक टू अंटार्कटिका लिखा हुआ था अच्छा सर वो ऐसे 400 सीसी या 600 सीसी तक कौन सी सही पड़ेगी आप अपना यूज़ देखिए और जेब की कैपेसिटी देखिए मशीन जैसा इन्होंने बताया कहाँ गई ये इन्होंने अपनी बाइक पे 150 भी टच करा है मशीन तो आपने अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए लेना सीसी अपना यूज़ देखिए आई राइड 80 सीसी बाइक एज वेल और मैं 2400 सीसी भी चलाता हूँ यूज़ देखिए किस सर्कल में जा रहे हो वो देखिए क्योंकि यहाँ हमारी कम्युनिटी में बुरा ना माने तो अगर मेरे पास 1250 है तो आप कहोगे यार ये सब तो यार क्या है यार so which is wrong I always say respect the rider not the machine so irrespective of the machine the rider should be respected ये तो चीज़ तो यहाँ है कि यहाँ ऐसा कोई बोलता नहीं बहुत है अभी आप ये समझ लीजिए नहीं मैं गलत साबित कर दूंगा कौशिक नहीं अभी मैं गलत साबित कर दूंगा क्योंकि मैं पैन इंडिया कनेक्टेड हूँ और सबके काले चिट्ठे खुल रहे हैं लेकिन बनारस वाले थोड़े अलग हैं नहीं नस्ल तो एक ही है ऊपर वाले ने एक ही खून और हड्डी बनाया मैंने बताया ना कि जड़ बता दिया कि 1250 वाला क्या अरे यार ये क्या 300 सीसी वाला यार 300 वाला कहेगा अबे ये क्या यार ये तो अपनी टॉर में है तो वो कभी सेटिंग होती ही नहीं साली सेटिंग होती नहीं आप हार्ले वालों का अलग ही है वो अपने ही नशे में चलते हैं नहीं मैं भी हार्ले वाला ही हूँ मैं 1250 मैं 1400 सीसी वाला भी हूँ और मैं 80 सीसी वाला भी हूँ मगर मैं हमेशा ये कहता हूँ रिस्पेक्ट द राइडर वाई द मशीन तो हार्ले वाले को अगर आप बोलोगे अरे भाई वो हार्ले वाला कभी जवाब ही नहीं देगा अभी रास्ते में 2 मिले थे मुझे MS38 ठीक है ऐसे किए नो रिप्लाई हाँ तो अच्छा हमें ये था कि यार सर आप हार्ले पे जाते हो आप यार हर किसी को यार थम्स अप करते हो मैं कहा भाई वो तो हमारे खून में है सो इट्स अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट टू अ राइडर कहते हैं अच्छा यार हमने तो नहीं देखा ऐसा मैं कहा भाई नहीं देखा होगा हम तो राइडर हैं मशीन कौन सी नीचे हमें उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है वो थोड़ा सा अगर ये सब दूर हो जाए तो हो जाएगा लगे तो हैं कोशिश आप और हम कोशिश करेंगे तो ये भी दूर गैप हो जाएगा तो मेरे हिसाब से तो ट्रैवलर का रिस्पेक्ट होना चाहिए मशीन तो कोई सी भी हो ट्रैवलर को इससे क्या मतलब है क्यों जी सही कह रहा हूँ ना बिल्कुल
ये डिपेंड करता है ह्यूमैनिटी पे। नहीं, वो तो मैं जब कहता हूँ कि मैं राइडर हूँ तो राइडर की मेरी सबसे पहली परिभाषा में सबसे पहला पॉइंट ये है, यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। उसके बाद कुछ है आप कि अच्छे हैं, बुरे हैं, गिरते हैं, नहीं गिरते हैं, उसके बाद है। गुड ह्यूमन बीइंग है तो आप वो राइडर के लिए क्वालिफाई करते हैं। और वो मैं आई एम सॉरी टू से कि 80% से ज़्यादा राइडर्स डू नॉट क्वालिफाई टू बी अ राइडर, दे डू नॉट। आप अभी चलिए घूमने वूमने, दारू पीना है, सब राइडर हैं। आप बोलिए साहब वो राइडर गिर गया है, यार मेरे को वहाँ जाना है, मेरे को वहाँ जाना है, मेरे को वहाँ जाना है, दे विल नॉट कम फॉरवर्ड, विच इज़ रॉन्ग। कभी मैं भी गिर सकता हूँ, तो जब मैं ही नहीं जाऊँगा तो मैं कैसे उम्मीद करूँगा कोई आएगा। तो हो जाएगा, ठीक है। सब जगह एथिक्स, बेसिक एथिक्स मिसिंग है। प्लस कभी ऐसी मीटिंग्स होती नहीं कि जहाँ ये डिस्कस हो क्या करें क्या ना करें। तो हम तो हमेशा यही कोशिश करते हैं, डिस्कस करें, भैया ह्यूमन बीइंग अच्छे बनो, मदद सबकी करो, तभी आपको पहली चीज़ तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी तो आपके प्रॉब्लम आने के से पहले ही लोग बाग खड़े होंगे मदद करने के लिए। तो कहीं ऐसी जगह फंस गए तो ऊपर वाला देख रहा है? नहीं, ऊपर वाला आने नहीं देगा। यू डू ऑलवेज मेक अ प्रिंसिपल, डू गुड टू अदर्स, गुड विल कम बैक टू यू एट अ पॉइंट व्हेन यू वुड नीड इट एट द मोस्ट। जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी ना, गुड आपके पास उस समय आएगा, वैसे नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो हम तो यही कहते हैं, हम तो आज तक कभी फंसे नहीं, और फंसे तो आप सब हैं। हम तो बेखौफ होके जाते हैं, फ़ोन मारेंगे कोई ना कोई मिलेगा ऊपर वाले का बंदा। तो लेकिन बट आप समय नहीं देंगे तो कोई क्यों आएगा। गुड। और कोई एक्सपीरियंस जिससे हम कुछ सीखा? आपके पास कौन सी मशीन है? आपने जो बोला ना उसका एक कंट्राडिक्टरी हाँ। एक्सपीरियंस है। हाँ। आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम दिल्ली, आगरा के पहले जो टोल है वहाँ पे एक बंदे का पेट्रोल खत्म हो गया। ठीक है। ही वाज ऑन मतलब वही लोकल राइडर था, ठीक है। विदाउट हेलमेट एनी। हाँ, हाँ। मैं रुका, टोइंग रोप थी, हाँ। टोइंग रोप से उसे टो किया हाँ। नियर अबाउट 40-45 हाँ, हाँ। जब रुकना था, हाँ। बंदे ने ब्रेक नहीं मारा, टोइंग रोप में लपेट के गिर गई। मैंने कहा इसके साथ मैंने अच्छा किया ये सोच के कि मेरे साथ अच्छा हो। अब इसका ये बेचारा गिर गया, कोई आ ना देते भी बहुत लंबा बना देते। जहाँ से आगरा के लिए नीचे उतर पेट्रोल पंप है, वहाँ पे मैंने ब्रेक मारा, उसको सिग्नल भी किया कि आई एम स्टॉपिंग, बंदा ब्रेक नहीं मारा, पूरा इंटेंगल हुआ टोइंग रोप में, वही मुंह के बल गया। नहीं, वो तो 45 किलोमीटर चलाए, कंफर्टेबल रिलैक्स मोड, वो भूल गया होगा, भूल गया कि मेरी बाइक बंद है। हाँ, नहीं वो तो खैर ठीक है, आपने अपना फर्ज पूरा करा। मैं तो ये कहता हूँ ना, सामने वाला क्या कर रहा है, अब वो उसकी बैड लक है, उसकी कोई इंटेंशन गलत रही होगी या उसके कोई कर्म ऐसे रहे होंगे। गिरा बहुत बुरा, तो बहुत बुरा लगा बाद में, कुछ कहने के लायक नहीं। आपके पास क्या है सर? हम स्पीति से आ रहे थे, तो मेरा एक फ्रेंड था, राइडिंग फ्रेंड। पहले तो बाइक कौन सी है आपके पास? अपनी बाइक बुलेट। गुड। हाँ। तो मेरा एक फ्रेंड है, वो हिमालयन से था। हाँ। तो वो भी आ रहा था, तो हम लोग कानपुर में रुके लंच के लिए। लंच हुआ, फिर बोला कि भैया नींद लग रही है। हमें लगती रेस्ट को चला जाएगा, 5 मिनट वेट करो, 5 मिनट वेट करो। अजीत सिंह नाम है। अच्छा। प्यार उसको हम लोग कुदरा नरेश। अच्छा। कहा ठीक है, जब हम कहे चलो मूव किया जाए आगे। मूव किया तो जैसे वो अपने बाइक में पीछे व्हाइट रंग की पन्नी बांधा हुआ था बाइक के साथ, कवर किया था व्हाइट रंग की। तो हम लोग आगे बढ़े, वो रुक के कहीं सो गया। अब मेरे पीछे एक दूध वाला लग गया बाल्टा लेके। बैग में मैं देख रहा हूँ, अच्छा व्हाइट रंग का आ रहा है। मैं चला जा रहा हूँ। बाद जब वो भी दूध वाला कहीं होगा, हम कहाँ रह गया। फिर रुके, हम कॉल किए, हम 5-6 कॉल के बाद वो रिसीव किया। हम कहाँ रह गए? कर भैया मैं वहीं सो गया हूँ। मेरे पीछे तुम आ रहे थे। ये नहीं लगा कि मतलब बंदे पे एक्सेस लोड कहाँ से आ गया। नहीं, वो तो आदमी ने देखा बस बाइक आ रही है, ठीक है, लोड पे कौन ध्यान देगा। उन्होंने बाल्टे पे कंफर्म किया ना कि बाल्टा और पैनियर एक साथ वो। हम कहा भैया स्टे कीजिए। फिर हम लोग ढाबे पे हम रुके, वहाँ पे खटिया था, वहीं पे बाइक हम लोग पार्क किए। हम पार्क किए, वेट किए, फिर वो पीछे से, मतलब 1 घंटा सोने के बाद फिर वो पीछे से कवर करके आया। तो यहीं सोया जाए। तो उसने बिल्कुल ठीक करा, उसने बिल्कुल ठीक करा। ज्यादा बढ़िया है। नहीं बिल्कुल ठीक करा। मुझे याद है, आई लॉस्ट नया ही फ्रेंड बना था, सरदार जी थे। ही वॉज ऑलमोस्ट 40 years old एंड ही लॉस्ट हिज लाइफ ऑन द राइड। वो सो गए और सोते सोते जाते साइड में ही हिट द ट्री और वहीं डेड, नींद आ गई। ऐसे ही
मैं 2014 या 15 में था, रॉयल एनफील्ड राइडर्स ग्रुप था रेड, और एक राइडर हाईवे पे एक्सट्रीम ट्रैफिक के अंदर एंड ही स्लेप्ट, और चल रहा सो गया है एंड वो गिर गया। लकीली ना आगे से मारा ना पीछे से मारा, उसको उठा के साइड वाइड करा, सब कुछ करा। जब साइड पे थे तो एक 18 व्हीलर ट्रक कुछ साइड ले रहा होगा लेफ्ट से, ही लॉस्ट कंट्रोल, उसने हमारी बाइकों को मारा। तो वो जो चंगा वाला हेल्प कर रहा था वो 10 फुट नीचे गड्ढे में गिरा। LS2 हेलमेट के बल गिरा, तो हेलमेट था तो बच गया, अगर हेलमेट उतार के रखा हुआ होता तो हो गया था काम उसका। सो नींद तो अगर आए तो बिल्कुल ये चीजें मैंने भी क्या हुआ एकदम कॉम्प्रोमाइज नहीं, जहाँ नींद आई वहीं। अच्छा, ये गिरने के मामले में एक्सपर्ट है हम नींद के मामले में। अच्छा आ जाती है। हम नाकों में भी सोए हुए हैं। अच्छा मैंने समझा नींद में ही चला लेते हैं। हाँ नहीं, वही अच्छा वो मतलब जैसे चलाते चलाते जो नींद जो झपकी वाली हाँ, आती है, हाँ, वो उसका कंडीशन मतलब ऑलमोस्ट एवरी राइड में मेरे साथ कहीं ना कहीं कभी ना तो कभी उसका होता ही है। तरीका ये है कि जब नींद आने लगे तो यू शुड मूव योर लेग्स, यू शुड मूव योर हाथ, हाँ। और खड़े हो जाएं। कुछ एक्टिविटी नहीं है, रोके खड़े करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, फ्रेशन अप, और फिर चलें। गाने वाने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, और नींद आएगी। वो तो फिर या फिर साइड में लगा के 10 मिनट रुक जाते हैं ना, मुंह धो लिया, हाँ आप पानी पी लिया। जॉगिंग कर लें, एक्सरसाइज कर लें, हाथ पाँव आता थोड़ा मुँह हाथ धो लें, फिर बस। लेकिन 50 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चल सकते उसके बाद भी, फिर नींद नहीं, आएगी। अच्छा उसके बाद लेकिन फ्रेशन अप हो जाते हैं। नहीं फिर नींद आएगी, अनलेस अनटिल कुछ हो जाए या कोई दोस्त मिल जाए या कोई। चलाया है, अच्छा कंडीशन में भी चलाया है। नहीं मैं एक्चुअली आ रहा था भूटान से, तो हमने क्या किया ना कि भूटान से निकले थे पारो से हम लोग, ये हुआ कि दरभंगा वगैरह तक जाएंगे, तो जयगांव तक जब आए तो वहाँ पे एक ट्रैवल एजेंसी वाला है, तो अभी भूटान में रूल क्या है कि बाइकर्स अगर एंट्री करते हैं तो आपको कार हायर करना। हाँ वो तो है, हाँ बाइकर्स के लिए भी। हाँ हाँ, अब बाइकर्स के लिए हो गया जी। अब वो भी हमारे बाइकर की ही मेहरबानी है, की गलती है, सही बात है। वो भी हमारी ही देन है। मतलब कार हायर कर ऐसा बाइक में लेके जाएंगे। शायद मुंबई का था वो लड़का। हाँ, तो महाराष्ट्र वाला एरिया का गाइड इतना कार जाएगी आपके साथ। मोटा मोटा याद आ रहा है। क्या किए थे वो जो उनके स्तूपास होते हैं उनके ऊपर सीढ़ी लगा के चढ़ के जूतों के साथ और डांस कर रहे हैं, फोटोज खिंचवा रहे हैं, और वो पब्लिश हो गई और वो फिर सब वायरल होगी काफी ज्यादा। वायरल हो गए। भूटान इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी, क्लीनेस्ट कंट्री। तो वो थोड़ा उनके प्रति ज़रा स्टूपास उनके लिए तो भाई रिलीजन है, तो वो फिर दे टुक अ स्टेप कि अब आपको ट्रैवल एजेंसी चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, तो आप अकेले हैं तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है जाना। ये तो बहुत प्रेशर देने के बाद उन्होंने पैसे कम करे हैं, तो अब शायद 1250 रुपये पर डे है। नहीं, अराउंड 2000 रुपीज था। नहीं अब कम हो गया है, 1200 या 1250 हो गया अभी मैं गया था, अराउंड 2000 रुपीज कॉस्ट था पर डे। पर डे। अच्छा लगेज भी नहीं ले सकते, कुछ ऐसा भी है क्या? नहीं लगेज तो ले जा सकते हैं। आप जब कार हायर कर रहे हो तो हाँ, हाँ, का हाँ, बाइक हाँ, 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 हाँ। कार में डाल दो, वो साथ में चल रहा है आपके साथ। तो उसमें ये कि बेनिफिट है कि आप लगेज अपना उठा के कार में फिर वो फन खत्म हो गया, अब आप कार के लिए वेट करो। नहीं कार के लिए वेट नहीं करोगे, वो तो पहले ही आपको सब कुछ, होटल की बुकिंग चाहिए, तो सब कुछ पहले ही चाहिए। उस टाइप का पूरा हो गया जैसे पहले क्या था, जाओ फोन शेयरिंग लो और निकल जाओ, अब सब बंद हो गए। नहीं बट नहीं जाएंगे, इधर चला जाएगा, बहुत नहीं आप अगर 10-12 जने हैं तो मेक सेंस, फिर नेग्लिजिबल कॉस्ट। चलता हूँ, मैं नहीं दे सकता। हाँ नहीं कोई भी नहीं दे सकता। 2000 रुपये पर डे नहीं है खाली, वो तो फीस है आपकी, उसके अलावा तो आपको ट्रैवल एजेंसी का कॉस्ट देना है, फिर होटल का आपको बुकिंग चाहिए। अरे मतलब अभी तक जितना भी राइड मारा है, हाँ मुझे लगा सबसे कॉस्टली पड़ गया भूटान। हाँ भूटान, बिकॉज ऑफ दिस ओनली ना। पूरा बजट बिगाड़ दिया था, मतलब हम लोगों ने सोचे कुछ और चला था पहुंचने। पहले आप कैंपिंग कर सकते थे, अब कर नहीं सकते, होटल की रिजर्वेशन चाहिए आपको पहले। तो भूटान अब तो एक्सपेंसिव हो गया, उसकी बजाय तो फॉरेन कंट्री करके आए ना, उसकी बजाय तो राइड में मोटा मोटी इतना खर्च तो हो ही जाता है कि आप आदमी फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री के लिए भी गाइड कौन करे, जो करके आए हैं वो बता के राजी नहीं है कुछ। नहीं क्यों रिसर्च करें, हमसे पूछिए ना, 2 जगह हमको एक्सपीरियंस नहीं ऐसा मत बोलिए, तो मत बताइए। थाईलैंड, मलेशिया। अब तुम बाइक से क्या नहीं रहते? नहीं बाइक से नहीं कहते, ऐसे हम बोल रहे हैं। वो वाला तो एक्सपीरियंस नहीं आई एम ऑलवेज देयर फॉर एनी कंट्री। बाइक से राइड करके गए।
नहीं, आई एम ऑलवेज देयर फॉर एनी गाइडेंस, आई एम जनरली ऑन अ डे रिप्लाइंग 1500 से 2000 मैसेजेस। सो आपको कभी, अभी 27 कंट्री मेरी हुई हैं, शायद अगर कोरोना ठीक ठाक निकल गया तो 2021 में 50 कंट्री हो जाएंगी मेरी। सो कोई इंटरनेशनल राइड के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ चाहिए, गाइडेंस चाहिए, एनी टाइम एनी डे आप पूछें। व्हाट्सएप डालें, कॉल्स ज़रा मुश्किल हो जाता है, कहीं मैं बिजी हूँ, व्हाट्सएप का जवाब आपको तुरंत आएगा, नहीं है तो जैसे ही, क्योंकि व्हाट्सएप एवरी सेकंड मिनट में देखता हूँ, तो उसका जवाब ज़रूर आएगा। एनी क्वेरी बाइकिंग से रिलेटेड, वैसे भी लाइफ से रिलेटेड भी हो तो आई रिप्लाई। और बताएं किसी के पास कोई एक्सपीरियंस हो। हाँ, मेरे साथ चलिए। 23 जनवरी को हम लेके जा रहे हैं। 23 जनवरी को? मैं नहीं लेके जा रहा हूँ, कंपनी लेके जा रही है जिसका मैं एम्बेसडर हूँ। अच्छा। सो करीब खर्चा 4,30,000 रुपये खर्चा आएगा। बाइक का पैसा चला जाएगा पहले। हाँ, बाइक के लिए पैसा उड़ा, उसमें हम यहाँ से म्यांमार से थाईलैंड से मलेशिया से सिंगापुर। बाइक आपकी होनी चाहिए, उसके अलावा कोई खर्चा नहीं है आपका। 4.25 लाख, 4,30,000 रुपये में खाना पीना रहना, वीज़ा परमिट्स, कारने, फ़्लाइट की टिकट सिंगापुर टू दिल्ली या जो भी स्टेशन है आपका, और बाइक आपकी शिप से आएगी, वो भी खर्चा उसमें इंक्लूडेड है। अच्छा, जो कार राइड होती है वो आईडीवी से लिया जाता है या कारने के 2 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है फीस, जो कि 1 लाख प्लस टैक्स है, 1,18,000 रुपये, और दूसरा कंपोनेंट है आईडीवी के बेसिस पे 150 से 200% का सिक्योरिटी डिपॉजिट है। वो जब आप आके कार में रिफ़ंड करेंगे, उनको रिटर्न करेंगे, तो आपको रिफ़ंड होगी सिक्योरिटी डिपॉजिट। कार में, हाँ जी, आइडियल इज़ अ वेरी इजीली ऑब्टेनेबल डॉक्यूमेंट। हवा है, अच्छा, हवा है। हमको तो लगता है एक दिन में आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आपकी अथॉरिटी से मिलेगा। वो तो जहाँ से हमारे लाइसेंस बनते हैं, बशर्ते यू हैव अ चिप वाला लाइसेंस। अगर चिप वाला लाइसेंस नहीं है तो आइडियल इशू नहीं होगा आपको। सो कंट्रीज में अलग-अलग लगती होगी कि एक से ही हो जाता होगा? एक ही ड्राइविंग लाइसेंस है आपका। कायदे से तो कुछ कंट्रीज में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए, 364 दिन तक यू डोंट नीड अ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। बट कुछ कंट्रीज हैं, दे इंसिस्ट ऑन आइडियल। नहीं है तो आप अटक सकते हैं, फाइन लग जाए, तो वहाँ फंसने से अच्छा ड्राइविंग लाइसेंस बना जाओ। पहले 350 रुपये का लाइसेंस बनता था और ड्यूरेशन ऑफ दी वीज़ा के लिए बनता था। अब 1000 रुपीज़ फीस है और 1 साल के लिए बनता ही बनता है। तो 1000 रुपये यहाँ खर्चने अच्छा है कि वहाँ $1000 का फाइन देना पड़े या $2000 का फाइन देना पड़े। तो आईडीवी एक दिन सुबह जाएंगे, अगले दिन आपको लाइसेंस बना हुआ मिलेगा। सो कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास। आपका वीज़ा और आपका पासपोर्ट होना चाहिए। एक फॉर्म भरना है, फ़ोटो लगेगी और आपका आईडीवी रेडी। 2 फ़ोटो लगती हैं, 3 फ़ोटो लेके जानी है, 2 उस पर लगेंगी और 1 आपको वो जमा करते हैं अपने फाइल्स में। सो आईडीवी इज़ नॉट अ इशू। और अगर आईएमटी जाना है यहाँ से इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड करना होता, सो आपको कारने चाहिए, कारने तो चाहिए। थाईलैंड के लिए आपको आइडियल ज़रूर लेने के जाना है। बच गए तो बच गए, फंस गए तो फिर फंस गए। पुलिस वाले ने ही हमको बोला, मतलब हम लोग ऐसे गलत पार्क करते थे, हम 2 दोस्त गए थे, स्कूटी अपना इधर उधर लगा दिए रहे, पुलिस वाला रोका, बोला कि आप यहाँ से हटा के वहाँ पे। जो म्यांमार में राइट हैंड साइड ड्राइविंग होती है, म्यांमार में मैं म्यांमार गया नहीं हूँ, लेकिन म्यांमार इज नॉर्मल, शायद इंडिया वाला ही है। थाईलैंड तो इंडिया वाला मोस्टली एशियन कंट्रीज में सेम है। एशियन प्लस कॉमनवेल्थ सेम है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, सेम है, लेफ्ट हैंड ड्राइव ही है मोस्ट ऑफ। ये हम नोटिस किया, वो इशू नहीं है बाइकर के लिए। कार में थोड़ा दिक्कत होता है, बाइक में बड़ी जल्दी आप यू गेट यूज टू दैट लेफ्ट हैंड ड्राइविंग और राइडिंग। सो वो कोई इशू नहीं है। अब किसी के कोई सवाल हो या कुछ हो तो कोई कुछ पूछना। हाँ बताएं। आप अपने राइड्स को कैसे मैनेज करते हैं? मींस बीइंग ऑन फॉर दिस लॉन्ग टाइम ऑन रोड फ्रॉम डिफरेंट राइड्स ऑफ योर, हाउ डू यू मैनेज दैट? भाई सबसे पहले तो कि मैं बहुत ज़्यादा सामान लेके नहीं चलता। आई हैव लर्न द आर्ट ऑफ राइडिंग विद मिनिमम लगेज। तो मैनेज करना भी बड़ा आसान है। लगेज कम है तो उतना ही संभालना कम है। अब मैनेज करना इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग या इन टर्म्स ऑफ
हेल्थ या इन टर्म्स ऑफ टाइम कैसे? हेल्थ, टाइम, योर प्रोफेशन, हेल्थ के लिए जनरली आजकल मेरा रूटीन, मैं मोस्ट लेजिएस्ट हूँ, लेकिन मैं 10 किलोमीटर रोज़ ज़रूर चलता हूँ, 5 सुबह 5 शाम। स्पेशली ट्रैक हो या राइड हो लंबी, तो उससे पहले मेरा 3 महीने पहले वॉकिंग मस्ट है, मैं इतना ज़रूर चलता हूँ। और मेरा मानना यह है कि इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग एट विल तो शायद आपका आधे से ज़्यादा पर हल हो जाता है समस्या। और हेल्थ का हो गया, देन आपका राइड की प्लानिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्लानिंग, वेदर, किस कंट्री में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपका वहाँ राइडिंग कल्चर, ड्राइविंग कल्चर कैसा है, क्या लॉज हैं, फिर रूट आइटनरी, अगर लंबा ड्यूरेशन है तो पहले कंसोलिडेटेड आइटनरी बनती है, फिर एक मंथ की आइटनरी बनती है, फिर एक वीक की बनती है, फिर एक डेली बनती है। सो वीक और डेली जो है वो ऑन दी राइड बनती है, और आइटनरी कंसोलिडेटेड और मंथली आइटनरी की हमको टारगेट, अगर टारगेट नहीं है तो आपके वीज़ाज एक्सपायर होते हैं, तो आप अटक जाएंगे। सो यू हैव टू बी इन दैट कंट्री, उस कंट्री से बाहर निकलना आपको उस डेट से पहले। तो वो आपको एक कंसोलिडेटेड आइटनरी बनानी है, टेंटेटिव कह सकते हैं उसको, फिर एक मंथली आइटनरी कि भाई मुझे इस डेट से पहले इस कंट्री से बाहर जाना है, और एक वीकली और एक डेली आइटनरी वो आपकी ऑन दी राइड बनेगी। अगर वो नहीं बनाया तो यू आर स्क्रूड। वीज़ा एक्सपायर होने के बाद आपको बहुत प्रॉब्लम्स हैं, यू टू रिन्यू द वीज़ा, और वो सब बहुत दिक्कतें हैं। तो आइटनरी तो ये हो गया, और बताएं और क्या? और बस यही थे। बाकी आप बाकी जो मशीन से रिलेटेड है, तो हमारा रूटीन होता है कि सिंस एजेस, सुबह उठने के बाद ब्रश व्रश करने से पहले मैं अपनी बाइक को कपड़ा मारता हूँ। सो जब आप खुद बाइक पे कपड़ा मारते हैं तो आप बाइक के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, कोई टायर पंचर है, हवा कम है, चेन सूखी है, तो वो सब चेक हो जाएगा। तो अगर वो आप बाइक का ध्यान रखे हुए तो बाइक आपका ध्यान रखेगी। और तो बाकी एक पार्ट्स अगर लंबी राइड पे हैं तो आई जनरली प्रिपेयर अ लिस्ट कि भाई क्या डैमेज हो सकते हैं और वो वहाँ नहीं मिल सकते, जुगाड़ भी नहीं होगा, वो भी कैरी। और टूल्स कैरी करते हैं, पंचर किट एंड एयर पंप कैरी करते हैं। सो ये चीज़ें तो ज़रूर कैरी करते हैं। और कोई पैरामीटर आपको जानना है तो मैं बता सकता हूँ। प्रोफेशन जैसे सर आपका कैसे मैनेज होता है? प्रोफेशन कैसे मैनेज होता है कि आई हैड अ विजन इन नोबडी बिलीव्स कि इन क्लास 8th में आई वाज वेरी क्लियर आई विल वर्क टिल 50। सो 7 years बैक आई स्टॉप्ड वर्किंग। आई डोंट वर्क इवन फॉर अ सिंगल मिनट। मुझे पैसा भी दिख रहा होगा, आई विल नॉट वर्क। सो yes, but during my almost 25 years, 35 years of my working career, I have worked almost 16 hours a day. But उसके बावजूद I used to find time, I mixed either business or service का traveling time with my riding time, या फैमिली को भी ले गए तो कार से चले गए तो वो कर गया। ट्रैवलिंग मैंने कभी नहीं छोड़ा। ट्रैवलिंग वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मी थ्रू आउट। सो टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, बट और वो टाइम निकलता है। प्रेम जी को छोड़ दें, उनसे ले लें। क्या चीज़? प्रेम जी कहाँ छोड़ना है? जो लेके आ रहे थे आपसे बात किए थे। हाँ, एक बार आइएगा। नहीं करना क्या है? वो जाएंगे ना। कहाँ? हाँ प्रेम जी, अच्छा ये लिया है। अरे ओहो, इसके लिए हम कह रहे थे। अरे यार आपने ये बताया नहीं, वहाँ से आए हैं, नहीं तो मैं कहता वहाँ होटल में दे दें आप। इसीलिए हम वहाँ से होके तब यहाँ। अरे अरे अरे, थैंक यू प्रेम जी, थैंक यू। अरे रे, ये जैकेट कुछ शॉपिंग करा था, एक जैकेट वैकेट दिया था तो एक मैंने सैंपल छोड़ दिया। मैंने कहा मुझको चाहिए जैकेट, तो बोले अच्छा हम भिजवा देंगे। अच्छा मैं सोचा कि ये राइडर हैं, अब वो बोले भी नहीं कुछ, बस हम सोचे लेने आए हैं हमको। सो बट यू हैव टू सेक्रीफाइस। अगर आप राइड कर रहे हैं तो आपका जॉब या बिजनेस इफेक्ट तो होता ही है। सो माई सन वेंट टू स्वीडन, तो आई मेड इट अ पॉइंट, तो मैं 3 महीने समर्स में चला गया, 3 महीने विंटर्स में चला गया। एंड कैश का, थैंक यू, मेरा ही कैश का बिजनेस था। सो इमेजिन कि 1 लाख रुपए रोज़ की सेल है और मैं छोड़ के काउंटर लड़कों पे चला गया। सो आई एंजॉयड माई जर्नी, बट आई हैड टू सफ़र। तो यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज़ कि पैसा इंपॉर्टेंट है, फैमिली की कमिटमेंट्स इंपॉर्टेंट है,
बट ट्रैवलिंग तो आपको मैनेज ही करनी पड़ती है. इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क. अब लोग कहते हैं यार आप 6 महीने के लिए कैसे, फैमिली कैसे अलाउ कर देती है, फैमिली कैसे अलाउ करेगी, प्रोफेशन कैसे अलाउ करेगी, समाज क्या बोलेगी. तो अब ये हाल है कि तो 2 साल शुरू के जब मैंने 50 में रिटायरमेंट लिया और ट्रैवलिंग मैंने फुल टाइम कर दिया, तो वाइफ बोली कि भाई आपने शायद 2-4 घर बना लिए हैं हिंदुस्तान में. मैं कहा नहीं, अभी और बनाने हैं. तो अब बोलो आप कोई तकलीफ़ है, राइडिंग तो नहीं रुकेगी. अच्छा, तो बोले भाई क्या प्रॉब्लम क्या. मैंने कहा भाई अब हम तो जाएंगे. तो अभी जब मैं 6 महीने की जर्नी से आया तो वाइफ बच्चे लेने आए थे मेरे को एयरपोर्ट पे, तो बाकी सब ने हालचाल पूछा, कुछ राइडर्स आए थे. वाइफ का पहला क्वेश्चन था व्हाट नेक्स्ट. व्हाट नेक्स्ट, ये नहीं पूछा कैसे हैं, क्या करा, क्या नहीं, व्हाट नेक्स्ट. सो तो अब मैं कहता हूँ आई हैव नो फैमिली. सो आई हैव माई नाउ सेट माई प्रायोरिटीज, आई मी एंड माई सेल्फ. 50 साल तक आई वॉज फॉर अदर्स, अब आई मी एंड माई सेल्फ. हाँ कुछ कहा है मेरे से हो सकता तो मैं ज़रूर करूँगा, आई एम देयर, आई सी टू इट. बट लेकिन राइडिंग अब नहीं रोकूंगा. और अब तो रोकना भी चाहूँ तो प्यार इतना आप लोगों का, मैं रोक ही नहीं सकता. सो ये भी एक नशा है कि जब प्यार मिल जाता है ना, नहीं और चाहिए, तो वो जब तक करोगे नहीं तो फिर मिलेगा नहीं. यस सबसे बढ़िया है. हाँ, डोपामिन रिलीज करना है, अच्छा सबसे सही है. एंड शराब, सिगरेट, तंबाकू कोई शौक नहीं हमें. आई कैन राइड एंड ट्रेवल एट 50 रुपीज़ इन इंडिया. पेट्रोल का खर्चा मिलना चाहिए, और अब तो शायद वो 50 रुपये की भी ज़रूरत नहीं है, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिल जाएगा. लेकिन 50 रुपये में काम हो सकता है मेरा हिंदुस्तान में, और पेट्रोल तो कोई नहीं है. तो राइडिंग चाहिए, ट्रैवलिंग चाहिए, मिलना चाहिए, बातें चाहिए, और क्या चाहिए. सो यस, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है. अभी जब आपको कैरियर बनाना है वेयर मनी, हिंदुस्तान में पैसा सबसे पहली प्रायोरिटी है, तो चाहिए. पहले तो पेट है ना, फिर फैमिली का पेट है, तो वो चाहिए. तो उसमें तो यू जनरली गेट टाइम, दिन 2 दिन तो निकाल ही सकते हैं. सो ग्रेजुअली वो भी बहुत है स्ट्रेस बस्टर, वो भी अपने आप बहुत है. अगर आप महीने में भी 2 दिन के लिए जा रहे हैं, इट्स मोर देन इनफ. और आजकल तो सभी हो गया. हमारे टाइम में 80s में तो कुछ भी नहीं होता था, तो कोई कनेक्शन ही नहीं था. आजकल तो कहीं जाओ, एक डालना है गूगल पे, फेसबुक पे डालना है भाई. Would you suggest for me after having the 20? My height is 5'2" actually. नहीं, height is immaterial. You can ride his 1250 GS. Okay. If you know how to ride it correctly. We have a female rider. आप अगर YouTube पे भी डालेंगे, 5'2" है वो. तो आप 1250 चलाते देख लेंगे तो आप कहेंगे ये चला कैसे रही है. So height is, you should know the right technique to ride a bike. So height is not an issue. बट आपको बेस्ट तो यही है कि डोंट बाय अ बाइक फॉर, इट इज़ अप्लाइज टू एवरीबडी. भैया टेस्ट राइड 2 किलोमीटर की टेस्ट राइड नहीं चाहिए भाई. पैसा ये रखा है 50 किलोमीटर चलाऊंगा, तू नहीं देगा तो दूसरे डीलर के पास जाऊंगा, वो नहीं देगा तो तीसरे के पास जाऊंगा. चलाऊंगा क्योंकि मुझे तो ये 10 साल रखनी है. तेरे चक्कर में ले लिया तो मैं तो फिर बेचता ही फिरूंगा. सो नेवर, किसी की सलाह भी ले लें, लेकिन बाइक फिर भी मैं हमेशा ये कहता हूँ शॉर्टलिस्ट करें, चलाएं. क्योंकि हर किसी का सिटिंग पोस्चर, फील सबको अलग है. किसी को साउंड चाहिए, किसी को फील चाहिए, किसी को हैंडल चाहिए. कॉस्मेटिक्स तो आप बना लेंगे, बट हाइट्स इंडियन बाइक्स में यू कैन नॉट एडजस्ट. तो अपने हिसाब से चलाएं. आपके लिए आप चला तो सब सकते हैं, बट मेरे ख्याल से एवेंजर और तो कोई शायद नीची बाइक नहीं आ रही है. आप 750 है स्ट्रीट. जावा नहीं, बहुत ऊंची नहीं है जावा. हाँ, कंपैरेटिवली ऊंची है. वो एवेंजर से तो ऊंची है. हाँ ऊंची है, ऊंची. एवेंजर से तो ऊंची है, बट स्ट्रीट 750 नीची है गाड़ी. बट दैट्स एन एक्सपेंसिव हाथी. हार्लेज आर एक्सपेंसिव हाथी. एक्सपेक्टिंग कि हीरो के पास आने के बाद शायद कुछ बढ़िया हो, बट अभी स्टिल हैं. BMW वालों को ही देख लीजिए, TVS के पास तो आए हुए हैं, लेकिन नहीं BMW तो सफ़ेद के भी सफ़ेद हाथी हैं वो तो. हाँ, वही कह रहा हूँ. मतलब आपने जो बोला ना कि हीरो के पास आया, नहीं, हीरो इज़ गुड एट मार्केटिंग स्किल्स, बिकॉज हीरो इज़ नंबर 1 पैन इंडिया. वर्ल्ड में भी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में हीरो इज़ स्टिल नंबर 1. बजाज इज़ नंबर 2. सो मार्केटिंग स्किल्स है. BMW इज़ नेवर टारगेटिंग मासेस. क्वालिटी
सो 310 उनका फेल हुआ, क्योंकि हमने तब भी कहा उनको भी प्राइसिंग ठीक करो, नहीं करा। अब वो फाइनली 3 साल के बाद आए, उस प्राइसिंग पे ड्रॉप करा। सो BMW को मासिस को तो कभी वो कर ही नहीं रहा, प्रायोरिटी ही नहीं रहती। नहीं है, 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 नहीं है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे काम। नो, इट इज़ नॉट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दे हैव देयर ओन पैरामीटर्स, और उनकी कॉस्टिंग ही वैसी है। फिर हमारे यहाँ ड्यूटीज़ मार जाती हैं हमारे को। सो वो तो रहेगा। अब हीरो इज टाइंग अप टू मैन्युफैक्चर हार्ले डेविडसन्स till 500 cc machines. Harley Davidson is targeting to manufacture 500 and 350 cc machines. So they are targeting, उनको परमिशन मिल नहीं रही है मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग से मिलते ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है आफ्टर 10 years या 5 years. सो वो दे आर नॉट रेडी टू शेयर द टेक्नोलॉजी। तो उसी पे चल रहा है बहस, शायद हो जाना चाहिए वो काम। फिर चाइना के पड़ोसी हैं ना, तो डर तो रहेगा। वो मशीन्स तो क्योंकि कस्टम ड्यूटीज़ है ना हमारी, तो यू कांट हेल्प इट, यू कांट हेल्प इट। वो मशीन्स तो एक्सपेंसिव होंगी। जैसे कि हम लोग बहुत ज़्यादा राइड करते हैं, हम लोग पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। नहीं, पैसा राइड में नहीं खर्च होता, आप अपने ऊपर पैसा शो ऑफ में होता है खर्च, दारू में खर्च होता है, और दिखावे में। मेरा 20-25 हज़ार हो जाता है। कितने किलोमीटर की राइड पे? 4,000-5,000। कितने दिन की राइड पे? 12 से 15 दिन। 15 दिन की राइड पे, और मतलब सिर्फ राइड पे खर्च होता है, कपड़े पे नहीं और किसी पे नहीं। तो भाई आप खाने पे और पेट्रोल पे और रहने पे। नहीं, तो पेट्रोल को आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है जी। खाने पे अगर आपके जो घर में खाते हैं वही बाहर खाते हैं, तो मैं नहीं समझता कोई डिफरेंस ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। क्योंकि घर पे अगर आप शाही मुर्गा खा रहे हैं तो बाहर भी शाही मुर्गा खाएं, लेकिन अगर आप घर पे दाल रोटी खा रहे हैं और बाहर दिखावे के लिए 4 दोस्त बैठे हैं, तो आई एम वेरी क्लियर। नहीं, अगर हम लोग राइड पे जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि जितना सस्ता खाना और बढ़िया खाना मिल सके वो। ठीक है, तो फिर 25,000 क्यों खर्च होता है? कमरा आप लेते होंगे बढ़िया। मेरा क्वेश्चन ये था कि वही 25,000 कोई और हमें दे, मेरा फ़ोन अभी कौशिक के पास है। मैं अभी दिल्ली टू नॉर्वे की मेरी राइड है अप्रैल की, तो मैं ये सोच के नहीं राइड प्लान करता कि मुझे स्पॉन्सर नहीं मिला तो मैं राइड कैंसिल कर दूंगा। येस, देयर इज़ अ कॉस्ट इन्वॉल्व, नो डाउट, बट स्पॉन्सर्स आज हर कोई राइड कर रहा है यार, स्पॉन्सर मिल जाए। बट स्पॉन्सर्स जिनको मिली स्पॉन्सरशिप, उनमें से मोर देन 70% ने नाम और पैसा ख़राब करा। स्पॉन्सर्स को रिटर्न नहीं मिला, तो उन्होंने स्पॉन्सरशिप बहुत टाइट कर दी। आजकल सिनारियो ये है कि फंडिंग हमारे पास नहीं है, तो हम तो छोटे से हैं, जितनी बड़ी कंपनी उतना ही रिसोर्स क्रंच है। सो स्पॉन्सरिंग नहीं हो रही। स्पॉन्सरिंग 2 तरीके से हो सकती है। 1, यू शुड कंटिन्यू योर राइडिंग स्किल्स, समडे यू वुड गेट नोटिस्ड, कीप ऑन अप्लाइंग, कीप ऑन प्रेशराइजिंग कि भाई कुछ है। एंड नहीं, देखिए, मैं सीधा सा जवाब है, मैं आपसे 50 रुपये मांग रहा हूँ, आपको भाई मुझे क्या मिलेगा उस 50 रुपये का? अगर तो मैं वो जवाब दे पा रहा हूँ सेटिस्फैक्ट्री, फिर तो आप उसको कंसिडर करेंगे। अगर मैं जवाब ही नहीं दे पा रहा तो भाई मैं क्यों दे दूँ 50 रुपये खैरात में? सो कंपनीज का आप फ़ोन अभी उनके पास है, 6 तारीख से लेके 8 तारीख तक मेरी 50 मेल्स हैं कंपनी को, वो मेरे प्रायर स्पॉन्सर्स भी रह चुके हैं। नोबडी इज़ रिस्पॉन्डिंग। सो ऐसा नहीं है कि स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती। मोस्ट ऑफ दी सवाल दिन में 5 से 7 जनों का सवाल अक्रॉस दी कंट्री से यही होता है, सर मुझे राइड करना है, स्पॉन्सरशिप कैसे मिलेगा? तो मेरा जवाब ये होता है, कीप ऑन राइडिंग हम अपने लिए करते हैं, स्पॉन्सरशिप की उम्मीद में करेंगे तो राइडिंग तो फिर कर ही नहीं पाएंगे। सो राइडिंग करते रहिए समडे, और बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, वो मंत्रा अगर आप है, सो समडे यू वुड गेट नोटिस्ड। कोई कॉस्ट जोड़ दें उसके साथ, अच्छे लोगों के साथ रहें, समडे यू वुड गेट नोटिस्ड, कीप ऑन अप्लाइंग, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलेगा। अच्छी राइड अगर आप कर रहे हैं तो आजकल कुछ एक कंपनियां आपको राइडिंग गियर वगैरह दे देती हैं, को कॉस्ट जुड़ा है उसके साथ, और या कोई अच्छा आइटनरी, आपको प्रपोजल तो देना ही पड़ेगा, आइटनरी देनी है। क्यों करना चाह रहे हैं भाई? तुम घूमने जा रहे हो, तुम्हारे घूमने का खर्चा मैं क्यों उठाऊं? मुझे क्या मिलेगा? चलो मैं दे भी देता हूं, आप मुझे क्या दोगे? आपकी विजिबिलिटी कितनी है? मुझसे उसको बिजनेस मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो वो है। सो इसलिए
तो आप राइड करते रहिए। मैं पिछले 5 साल से हर साल इंटरनेशनल राइड मेरी पक्का है, स्पॉन्सर और नो स्पॉन्सर्स। तो एक बजट रख रखा है। सो आप भी अपनी बजटिंग करिए, राइड करते रहिए। इस उम्मीद में मत करिए कि स्पॉन्सरशिप चाहिए। राइड करते रहिए, अच्छा परफॉर्म करते रहिए, अच्छा बिहेव करते रहिए, राइडर कम्युनिटी को कुछ दें। लेने की मत सोचें, देने की सोचेंगे तो आप अपने आप राइडिंग कम्युनिटी आपको ऊपर उठा देगी। मैंने कोई निराली चीज़ नहीं करी, मैं भी वही पहिए चलाता हूँ जो आप चलाते हैं। मैं भी वही सड़क पे जब होता हूँ तो आई एम ऑर्डिनरी। मुझे जब तक हेलमेट नहीं उतारूंगा कोई कैसे पहचानेगा। तो मैं भी वही कॉमन राइडर हूँ। बट मेरी कोशिश होती है कि भाई मिलजुल के कुछ दे सकूँ, कुछ ले सकूँ। तो आपका प्यार मिलेगा, ऐसे प्यार मिलेगा तो आप नोन हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आप चिट्ठी भेजेंगे तो कोई तो जवाब देगा, कोई सामान देगा। पैसे आज की डेट में पैसे मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कंपनीज़ की अपनी लिमिटेशंस हैं। ऑल कंपनीज आर रनिंग इन लॉसेस और कोरोना ने तो बहुत तकड़ी मार दी है। यस, सामान के लिए हमें नहीं कंपनियां मना करती इस समय पे, क्योंकि विजिबिलिटी है ज़्यादा। तो यस, तो जितने भी मेरी पोस्ट पे आप हैशटैग्स देखते हैं तो इसका मतलब वो कंपनी का या तो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, मोस्टली आई एम यूजिंग दी प्रोडक्ट, या उस कंपनी ने किसी ना किसी स्टेज पे मुझे सपोर्ट किया है। सो मैं साथ कभी नहीं छोड़ता। सो मैंने कहा कि भाई 4 दिन की राइड कर रहा हूँ, मैं 40 टैग दूंगा तो नहीं, मैं 400 भी दे दूंगा, क्या दिक्कत है। देता उसी का टैगिंग हूँ जिसका प्रोडक्ट अच्छा है। पहले क्या देता हूँ, अगर प्रोडक्ट गंदा हुआ तो आई विल नॉट टैग यू एट ऑल। सो पैसा लेना मकसद नहीं है। आज आप ब्लाइंड फोल्डेडली मेरे टैग से लेके वो प्रोडक्ट ले लें और कहें साहब ये तो उन्होंने तो पैसा ले लिया और हम फंस गए माल खरीद के, तो वो नहीं है। सो स्पॉन्सरिंग, यस, इट इज़ अ टफ टास्क। कीप ऑन श्योर। रिलैक्सो की चप्पल पहनेंगे और कनॉट प्लेस और आपकी वाराणसी में भी घूमते नजर आएंगे। दे हार्डली बॉदर वो क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है। तो कपड़े चाहिए क्यों, टूल्स चाहिए। वो जो नेसेसिटी है वो नेसेसिटी है, वो लेके जाना है। 15 दिन के लिए टूल्स हिंदुस्तान में चाहिए क्यों, until you are going in remote areas। तो वैसे हमें दूसरी वजह भी चाहिए, मतलब एक सेट राइडिंग गियर और रखना पड़ता है। क्यों? अच्छा, ओहो, आपको तो गिरने का शौक है। नहीं, आपको थोड़ी एक सेट ऑफ राइडिंग गियर्स अलग से क्यों? वो क्यों? वो मिडवे पिलियन हो जाता है। पिलियन नहीं, तो आपकी तो समस्या यार प्राइवेट में से। नहीं, आपने बोला ना कि पर्सनल एक्सपीरियंस भी किसी को चाहिए तो मैं देने को तैयार हूं। हाँ, तो पर्सनल एक्सपीरियंस पब्लिक में नहीं ना। नहीं तो पब्लिक में ही अब राइडिंग तो यार वो अब जो सामान राइडिंग गियर चाहिए नहीं सर, तो सॉफ्ट लगेज करेंगे। आई वुड एडवाइज सॉफ्ट लगेज, बिकॉज आप वाराणसी में जाइए, इफ यू आर ट्रैवलिंग विद हार्ड लगेज, मेरे ख्याल से आप 1250 पे हार्ड लगेज लगा लें तो कार जितनी देर तो आप तो इनके साथ मेरे साथ पकड़ ही नहीं पाएंगे, आप अटक ही जाएंगे। सो और फिर किसी के टच हो गई तो गाड़ी वाला तो माँ बहन लेके खड़ा हो जाएगा, उसकी तो गाड़ी खराब कर दी आपने। सॉफ्ट लगेज में क्या है, हद से हद क्या है कि वो लगेगा और भाई देख लो आपकी गाड़ी में कुछ हुआ ही नहीं। सो सॉफ्ट लगेज, फिर वेट कम है, वेट बहुत बड़ा इफेक्ट है। फिर आपके केस में पीछे जो बैठी है तो वो कंफर्टेबली टांग एडजस्ट कर सकती है, ठीक है। तो सॉफ्ट लगेज और वैसे भी सॉफ्ट लगेज उसके लिए भी अच्छा है, जब गाड़ी गिरती है कभी तो गाड़ी को बचा भी लेती है सॉफ्ट लगेज। नहीं, गाड़ी को बचाने के लिए नहीं, कभी इसके लिए थोड़ी प्लस पॉइंट गाड़ी को बचाने के लिए यूज जाना इसलिए कह रहा हूँ कि जाना इज माई ट्राइड एंड टेस्टेड बेबी। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आप अपनी 1250 में तो खैर लगा आता है क्योंकि आपने इतनी महंगी बाइक ली है, तो मेरे में लगा है जाना। आप जाना की बाइक इनकी मैं चैलेंज देता हूँ, आप फेंक दें और अगर टूट जाए कुछ भी आई विल रीइंबर्स। नहीं सर, मेरी भी 650 में जाना ही लगेगा। तो फिर बाइक तो आपको चाहिए क्यों? और फास्ट तुम सॉफ्ट और हार्ड की बात की तो वैसे ऑलरेडी सॉफ्ट चलता है कोई ना कोई। बाद में बात करा। सॉफ्ट लगे, आपका जवाब सॉफ्ट लगे। तो आपको तो लगेज चाहिए, आपको तो अपना हो ना हो उसका लगेज तो डाल देंगे, उसका लिपस्टिक 4 ड्रेसेस उसकी चाहिए। नहीं सर, एक सेट राइडिंग गियर चाहिए। तो वो तो जब राइडिंग गियर वो आ गई तो पहन लिया उसने, तो खा लिया। हाँ, उसके बाद में जानी ना सर, जाना पड़ेगा। उनका वॉलेट इतना बड़ा छोटा होता है,
सर रोहित बड़ा कौन है? रोहित मेहता। रोहित, कैसे हैं रोहित जी? वॉल्यूम इंक्रीज कर लीजिए सर। आगे बढ़ा दीजिए। कैसे हैं रोहित जी? आपकी बार मुलाकात नहीं हो पा रही है, बट बड़ी जल्दी ही आएंगे। आपकी सेहत कैसी है? बिल्कुल। तो अभी कोई सांस की प्रॉब्लम या कुछ? हाँ। अच्छा, तो संतरा, नींबू, मौसमी खा रहे हैं? गुड गुड गुड। मुझे भी कोरोना हुआ, मैं 15 दिन क्वारंटीन रहा, डॉक्टर के पास भी नहीं गया था, ठीक हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस सांस की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए, गुड गुड गुड। अगली बार बड़ी जल्दी ही मिलते हैं आपसे। अगर इंटरनेशनल राइड नहीं हो रही है, अगर इंटरनेशनल राइड मेरी नहीं हो रही है नेक्स्ट ईयर, तो फिर मेरा अगले साल करीब 70-80 हज़ार किलोमीटर इंडिया में ही भ्रमण करने का प्लान है। तो फिर पक्का 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 मिलते हैं आपसे बड़ी जल्दी। और इस दौरान आपका दिल्ली आना होगा तो जरूर मुलाकात होगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके। तो और कोई आपकी लगेज यार फेंक देना रास्ते में, बंदी मत फेंक। सर हम जिसको लगेज करें उसको फेंक नहीं पाएगा ना। नहीं कोई दिक्कत नहीं है यार, समझते हैं तुम्हारी समस्या यार। वीडियो में बता दो, अंकल भी देख सर एक दिन में रिकॉर्ड हो रहा है, यही तो फायदा है। कोई नहीं, घंटा तो मैं नॉन स्टॉप 26-30 40 घंटा चला सकते हैं। सो बट जनरली मैं अपनी कंडीशन के हिसाब से कि मैं फिट हूँ कि नहीं, तो कभी भी घंटे के पीछे भागना नहीं चाहिए। ना भागना नहीं चाहिए, जब तक चला सकते हो चला लीजिए। पूछना कि कितना मतलब होता ना यार कि हम लगातार इतना देर चलाए, 22 घंटा चलाए जाना वो था। पूछ रहा है कितना मतलब। इंडिया के अंदर मेरा लॉन्गेस्ट जर्नी रहा होगा सोनमर्ग से दिल्ली नॉन स्टॉप। अभी सोनमर्ग से दिल्ली, सोनमर्ग, श्रीनगर, जम्मू, दिल्ली, और वो भी बारिश में, विदाउट एनी स्टे। नहीं स्टे तो मतलब नहीं, स्टे का क्या मतलब? नॉन स्टॉप का तो मतलब नॉन स्टॉप सीधा दिल्ली। सुबह 5:30 बजे चले थे। मैं आई वॉज द फर्स्ट वन टू डू जंस्कार। सो 2019 में जंस्कार मैंने सबसे पहले करा था, जो आपका कौन सा पास है, शिंकुला पास। अच्छा। और शिंकुला से लेके पदुम का रास्ता सबसे पहले मैंने ही करा था, मैं और अशोक उपल जी थे। सो हम सोनमर्ग में हमको रुकना पड़ा क्योंकि उन दिनों वो चल रहा था, टेररिस्ट का था और ये होता, तो सोनमर्ग से निकलने नहीं दिया। तो सुबह 5 बजे हम 5 या 6 बजे चले थे और 1 बजे मैं घर में था अपने रात को। मैं भी वैसे भूटान से बनारस एक राइड में ही मारा था। पारो से निकला तो सीधा वाराणसी। वो भी ये है कि आपको देखना है कि हाँ, बट लास्ट का 70-80 किलोमीटर वाकई में मतलब तारे दिख गए थे। लास्ट के 70 किलोमीटर 700 किलोमीटर के बराबर। खासकर जब रात के 12 बज जाए उसके बाद तो फिर एक्चुअली एक फील आ जाता है अब मैं पहुंचने वाला हूं। राइड किया होगा टोटल अंदाजा तो एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ 14 लाख किलोमीटर क्रॉस कर चुका हूँ, ये तो फॉर श्योर है क्योंकि कुछ एक गाड़ियों के मीटर मुझे पता है कितने हैं। सो 14 लाख किलोमीटर सड़क पे घिस चुके हैं। मतलब ये फ्रॉम लास्ट 7 to 8 years। नहीं ये सिंस आई स्टार्टेड जब से आपने रिटायरमेंट लिया और अब तक का? नहीं जब से राइडिंग स्टार्ट किया। नहीं रिटायरमेंट फ्रॉम माई वर्क। सो मैं जनरली 50,000 से 60,000 किलोमीटर तो हर साल करता ही करता हूँ। आई एम नॉट ट्रैवलिंग इंटरनेशनली, मतलब मैं साल में 250 दिन 250 दिन से ऊपर ही होता हूँ। मैं कोरोना के टाइम में भी अगस्त में आई डिड उत्तराखंड, सितंबर आई डिड उत्तराखंड, अक्टूबर आई डिड हिमाचल। तो राइड में रुकता नहीं, तो कोरोना हो गया, फिर सर्जरी हो गया मेरा। तो अभी भी मेरा सर्जरी हुआ है, डॉक्टर ने तो कहा मस्ती लो जा रहा कि कहाँ, तो वाइफ को फिट है हम। देखो रात को चले थे 7 बजे दिल्ली से और सुबह 7 बजे हम बनारस थे। अच्छा, ये भी था आप नाइट ड्राइविंग या नाइट राइडिंग कैसे? मैं हमेशा नाइट ही प्रेफर करता हूँ। नाइट, हाँ सर कौन सा? तो नाइट में उसमें क्या हमें सबसे पहले तो आपको अपनी कैपेसिटी पता होनी चाहिए कि रात में सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि अगर आप अटक गए
तो फिर आप अटक गए, जनरली अटक गए। लेकिन भगवान की वजह से अभी तक मैं अटका नहीं। मैं मोटरसाइकिल हो या कार हो, आई प्रेफर नाइट, क्योंकि रात में आप डिस्टेंस ज़्यादा कवर करते हैं, छोटा व्हीकल का न्यूसेंस नहीं मिलता आपको, और पीसफुली, साउंड कम है, पीसफुली यू कैन ट्रैवल, यू कैन एंजॉय योर ओन कंपनी। सबसे अच्छी बात है विजिबिलिटी बढ़ जाती है, कौन कितना दूर से आ रहा है सब दिख जाते हैं। नाइट राइडिंग हमको भी सो नाइट में उसके लिए आई वुड से कि ग्रेजुअली इंक्रीज योर पोटेंशियल। पहले अपना पोटेंशियल जानो कि आप कर भी सकते हो। नाइट राइडिंग या नाइट ड्राइविंग इज नॉट फॉर एवरीबॉडी। स्पेशली विद गॉगल्स, जिनको स्पेक्स है उनको दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। मतलब एक स्पेक्स हो गया, एक फिर हेलमेट का वाइजर हो गया। अरे 20 किलोमीटर करीब नहीं, उसके बावजूद भी आप कर सकते हैं रात को, क्योंकि रात को आगे से लाइट कम ही आएगी। लेकिन आपके साथ एक कंपनी रखो, 2-3 जने होने चाहिए, फिर यू विल एंजॉय। और सेना लगाओ, प्रॉब्लम होती है नाइट सेना लगाओ, और आप 70-80 के स्पीड में अगर चल रहे हो, आप अपने रिफ्लेक्टर्स जरूर पहने। 70-80 बात करिए 110 थे आप। अच्छा देखिए होगी तो क्या होगा। पोल खुल रही है। नहीं बट रात क्या होती होगी? नहीं, एवरेज स्पीड डिपेंड्स ऑन द मेरी तो स्पीड यू कैनॉट नो। नहीं बट रात में पहाड़ों पे ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब इजी हो जाता है, पहाड़ इजी हो जाते हैं रात में। इजी हो जाता है, लेकिन चलना नहीं चाहिए। माउंटेन्स पे कह रहे हैं। नहीं ऑलवेज राइट, आई लव बहुत, और क्या बहुत इजी हो जाता है। कौन सी गाड़ी आ रही दूसरी तरफ से पूरी दिखती है उसकी हेडलाइट। लेकिन वो जो नेचर है वो एंजॉय नहीं वो नहीं है, हाँ वो नहीं एंजॉय। बट अगर डिस्टेंस कवर करनी हो, भाई आपने जाते हुए कर लिया तो है। हम कभी नहीं किया। नहीं, आपने जाते हुए कर लिया है, अब आपको वापसी मजा ही रात में। घर जाना है। देखो रेस्ट्रिक्शंस तो है ना, कि कोई कमिटमेंट है, कोई बिजनेस की है, कोई फैमिली की है, कोई कुछ है, लाइफ इज इम्पोर्टेंट। तो वापसी वीडियो आएगी बहुत जल्द अपने YouTube चैनल कौशिक राइडर पे, तो सपोर्ट इस पर भी दिखाएं। तो वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त, मिलते हैं आपको कुछ अच्छी फोटो के साथ। बाय बाय।